हेलो फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पर बात करेंगे अकाउंटेंसी के एक न्यू टॉपिक की, जो कि हमारा है फाइनल अकाउंट्स विद एडजस्टमेंट एंट्रीज। इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हमें लगते हैं इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं, उनको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो उनको लाइक कीजिएगा, बेल आइकन पर क्लिक भी जरूर कीजिएगा, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा, जिससे कि उनको भी इन वीडियोस की हेल्प से वो भी अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर पाए। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हमारा क्वेश्चन देखिए। इफ एवरेज स्टॉक ऑफ द फर्म इज रुपीज 40,000 and its opening stock is rupees 5,000 less than the closing stock, then what would be द वैल्यू ऑफ ओपनिंग स्टॉक। अब आपको यहाँ पे बताना है, एवरेज स्टॉक फॉर्म का दे रखा है 40,000, ओपनिंग स्टॉक था 5,000, जो कि क्लोजिंग स्टॉक्स वो ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक से 5,000 कम है। ठीक है, तो आपको ओपनिंग स्टॉक बताना है कितना होगा। देखिए, इसका फॉर्मूला क्या बनेगा। सबसे पहले आपको यहाँ पे एवरेज स्टॉक दे रखा है, एवरेज स्टॉक हम बाहर लिख लेंगे। कितना दे रखा है? 40,000। ठीक है, अब यहाँ पे क्या दे रखा है? ओपनिंग स्टॉक हमारा 5,000 रुपये कम है क्लोजिंग स्टॉक से। तो यानी हमारा, अगर ये मानिए हमारा ओपनिंग स्टॉक कम है, तो यहाँ पे 5,000 हमने मान के चला, तो 5,000 हमारा एक्स माइनस हो गया। फिर वहां पे प्लस हम करेंगे क्या? क्लोजिंग स्टॉक एक्स है, और क्लोजिंग स्टॉक से 5,000 कम है, तो एक्स माइनस 5,000। और ये बोल रहा है कि जो एवरेज स्टॉक है वो हमारा 40,000 है। इसे बाहर लिख दिया क्योंकि यहाँ पे एवरेज स्टॉक आएगा। एवरेज स्टॉक कैसे निकालते हैं? डिवाइडेड बाय 2 करके। तो अब यहाँ से इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। आपका टोटल कितना निकल कर आया? आपका निकल कर आया 80,000 इक्वल टू, यहाँ पर अब आप लिखेंगे, आपके पास x कितने हैं? 2x माइनस 5,000। ठीक है, तो यहाँ पर 2x आप बाहर ले आइए, इक्वल टू, अब 80,000 और 5,000, यहाँ ये 5,000 माइनस में है, इस तरफ आप लिखेंगे तो 80,000 प्लस 5,000 प्लस में आ जाएगा। तो आपका टोटल कितना निकल कर आ जाएगा? 2x इक्वल टू 85,000। तो हम इसको अब ऐसे लिख लेते हैं, आपने आई एम श्योर लिख लिया होगा। तो ये हो गया आपका 2x इक्वल टू 85,000। ठीक है, तो यहाँ पे 2x, 2 को हम नीचे ले आएंगे, x इक्वल टू 85,000 अपॉन 2। अब इससे इसको डिवाइड कर दीजिए। अब इसको इससे हम डिवाइड करेंगे तो ये निकल कर आ जाएगा 4, 2, 0 आया 5। ये हमारा क्लोजिंग स्टॉक निकल कर आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे पूछा है ओपनिंग स्टॉक, तो 4, 2, 500 इनमें से 5,000 हमें माइनस करने हैं, क्योंकि ओपनिंग स्टॉक 5,000 कम है। अब इसमें से 5,000 अपना माइनस कर दीजिए, तो ये आपका निकल कर आ जाएगा 37,500। ऑप्शन 4 यहाँ पे राइट आंसर है। क्लियर है? नेक्स्ट आइए। बाय विच सेक्शन ऑफ द कंपनीज एक्ट द फाइनल अकाउंट्स ऑफ अ कंपनी आर गवर्न। स्टैटिक क्वेश्चन है, ये आपको लर्न करना है। बताइए किस सेक्शन के अंदर फाइनल अकाउंट्स बताए गए हैं। सेक्शन 210, सेक्शन 211, सेक्शन 212 एंड सेक्शन 213। क्या होगा? देखिए, कंपनीज एक्ट 1956 के अकॉर्डिंग ये बताया गया है। 1956 के अकॉर्डिंग जो हमारे फाइनल अकाउंट्स हैं वो डिफाइन किए गए हैं सेक्शन 211 में। तो यहाँ पर ऑप्शन 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंटिंजेंट लाइबिलिटी। अब आपको बताना है इसमें से कौन सी हमारी कंटिंजेंट लाइबिलिटी है। कंटिंजेंट लाइबिलिटी वो लाइबिलिटी होती है जो कि हो सकता है कि फ्यूचर में वो हमारी लाइबिलिटी हो जाए। ठीक है, मतलब श्योरिटी नहीं है, हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। तो आउटस्टैंडिंग वेजेस, डिक्लेयर डिविडेंड, लायबिलिटी ऑन बिल्स डिस्काउंटेड, या फिर प्रीपेड सैलरी। बताइए।
ऑप्शंस काफ़ी अच्छे दे रखे हैं, तो आप इजीली आंसर कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे ऑप्शंस इसमें ऐसे हैं जो कि आप इजीली बता सकते हैं कि कौन सी लाइबिलिटी होनी है या होगी ही होगी। देखिए, कंटिजेंट लायबिलिटी एडिशनल इन्फॉर्मेशन नोट कर लीजिए। कंटिजेंट लायबिलिटी जो है वो हमारी असेट साइड दिखाई जाती है बैलेंस शीट में, और जो कंटिजेंट लायबिलिटी है वो हम बात करें तो जो हमारा डिस्क्लोजर होता है, कन्वेन कॉन्सेप्ट ऑफ वो कन्वेंशन ऑफ डिस्क्लोजर, उसके अंदर इसको डिफाइन किया जाता है, क्योंकि वो ये बताता है कि सारी चीज डिस्क्लोज होनी चाहिए। ठीक है, तो आते हैं आंसर पे। आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन 3। अब ये कैसे है ये समझिए। देखिए, आउटस्टैंडिंग वेजेस है, कोई वेजेस बकाया रह गई है, तो ये तो आपको पता है ये देनी ही देनी है, पहले से पता है, तो ऐसा तो नहीं है कि फ्यूचर में आप नहीं भी दे सकते हैं, तो ये तो परमानेंट है, आपको देना ही देना है। अब आपने कोई डिक्लेयर कर दिया डिविडेंड, ये भी आपको देना ही देना है। प्रीपेड सैलरी, अगेन आपने कोई एडवांस सैलरी दे दी है, तो ये तो आपके लिए क्या है, असेट का काम कर रही है। ठीक है, तो बचा क्या, लाइबिलिटी ऑन बिल डिस्काउंट। अब आपने कोई बिल डिस्काउंट किया है, हो सकता है कि वो डिसऑनर हो जाए, ठीक है, तो वहां पे आपकी लाइबिलिटी बन जाएगी, तो यहाँ पर ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है ये ग्रॉस बुक वैल्यू ऑफ अ फिक्स असेट। किसी फिक्स असेट की ग्रॉस बुक वैल्यू क्या होगी, कॉस्ट लेस एप्रिसिएशन, इसको डेप्रिसिएशन कर लीजिएगा। ठीक है, डेप्रिसिएशन, हिस्टोरिकल कॉस्ट, फेयर मार्केट वैल्यू या फिर रिलाइजेबल वैल्यू। ग्रॉस बुक वैल्यू क्या दिखाती है, देखिए ग्रॉस बुक वैल्यू की बात करते हैं तो ये हिस्टोरिकल कॉस्ट से इसका मतलब होता है, हिस्टोरिकल कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जिससे हमने वो मशीन परचेज की है, तो वो एक्विजिशन कॉस्ट हमें बताती है कि इस प्राइस पर हमने अपनी असेट्स को परचेज किया है। इसके अंदर प्राइस के साथ साथ, उस असेट्स के प्राइस के साथ साथ इंस्टॉलेशन प्राइसेस भी इंक्लूड होते हैं, यानी कि उसको इंस्टॉल करने के सारे एक्सपेंसेस, तो वो हमारी हिस्टोरिकल कॉस्ट कहलाती है, जो कि हमारी ग्रॉस बुक वैल्यू होती है किसी भी असेट के लिए। ठीक है, नेक्स्ट आइए, द कैपिटल ऑफ अ पार्टनर, the capital of a partner at the end of the year is rupees 20,000. His share of profit and drawing during the year is 10,000 and 5,000 respectively. His opening capital would be, बताइए, 70,000, 20,000, 50,000 या फिर 16,500। बताइए ओपनिंग कैपिटल कितनी होगी। देखिए, पार्टनर की यहाँ पे हमें कैपिटल दे रखी है, तो हम इस क्वेश्चन को यहाँ पे करते हैं। देखिए, कैपिटल हमारे पास कितनी है, 20,000। ठीक है, अब इसमें हमें दे रखा है प्रॉफिट और ड्राइंग, प्रॉफिट और ड्राइंग रेस्पेक्टिवली, यानी प्रॉफिट 10,000, ड्राइंग हमारी 5,000। तो पहले तो जो हमारी ड्राइंग है हम उसको ऐड कर देंगे इसमें, तो ये कितना हो गया, 25,000। अब इसमें हम यहाँ पर लेस करेंगे प्रॉफिट को, प्रॉफिट हमारा कितना है, 10,000, तो ये हमारा कितना निकल कर आ गया, 15,000। क्लियर है, तो यहाँ पर हमारी जो ओपनिंग कैपिटल है वो कितनी हो जाएगी, 15,000। ऑप्शन सी राइट आंसर है। देखिए, कभी भी ओपनिंग कैपिटल निकाली जाती है तो ड्राइंग तो बाद में हुई है, तो उस ड्राइंग को ऐड कर दिया जाएगा, और प्रॉफिट हमने बाद में रिसीव किया है तो उसको हम लेस कर देंगे, क्योंकि उस समय तो हमारे पास कोई प्रॉफिट नहीं था, तो वो हमने लेस कर दिया, और उस समय जो बीच में हमने ड्राइंग की थी उस समय वो हमारी कैपिटल में इंक्लूड थी, तो हमने उसको ऐड कर दिया। इस तरह से हम अपनी ओपनिंग कैपिटल इजीली निकाल सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, अनअर्न्ड इनकम इज कंसिडर्ड एज, अब कोई इनकम है जो कि आपको रिसीव हो गई है लेकिन आपने उसको अर्न नहीं किया है, यानी कि आपने उसको
अमाउंट तो रिसीव कर लिया लेकिन आपने उसके बदले कोई भी सर्विस या फिर कोई भी काम एक्टिविटी नहीं की है, तो ऐसी इनकम अर्नड इनकम कहलाती है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, असेट, लायबिलिटी, लॉस या फिर कैपिटल। देखिए इस चीज को समझिए, आपने कोई भी ऐसा अमाउंट जिसके बदले आपने कोई काम नहीं किया लेकिन आपको पैसे मिल गए हैं, तो वो आपके लिए अब लायबिलिटी बन जाएगा, क्योंकि आपको अब उसका काम करना पड़ेगा, क्योंकि अब आप लायबल हो गए हो, क्योंकि आपने ऑलरेडी पेमेंट रिसीव कर लिया है। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन 2 लायबिलिटी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, बताइए क्या होगा। लीगल एक्सपेंसेस लैंड को परचेस करने में किए गए हैं, आपने कोई मेगा एडवर्टाइजमेंट कैंपेन करवाया है उसको लॉन्च, किसी भी प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए उस पर किए गए खर्चे, या फिर इंस्टॉलेशन करने के खर्चे, या फिर आपने कोई वेज पे की है कंस्ट्रक्शन के लिए, आपने कोई बिल्डिंग में एडिशनल रूम बनवाया उसके कंस्ट्रक्शन पे बेचेस दी है उसके लिए। बताइए क्या आंसर होगा। मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे हिंट दे देती हूँ। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होते हैं जो कि अमाउंट में बहुत बड़े होते हैं, और उसका जो प्रॉफिट है वो हमें सालों तक मिलता है, और हम एक बार में वो सारे प्रॉफिट को अपनी बैलेंस शीट में शो नहीं करते, जिससे कि अगर हम उनको एक बार में सारे अमाउंट को शो कर देंगे तो हमारी जो बैलेंस शीट है वो बहुत ही नेगेटिव पोजीशन शो करेगी कंपनी की, ठीक है। तो उसको धीरे धीरे राइट ऑफ किया जाता है इस तरह के खर्चों को। तो अब बताइए इसमें से आपको कौन सा लगता है। देखिए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, क्योंकि आपने एडवर्टाइजमेंट करवाया है किसी न्यू प्रोडक्ट को लॉन्च करने में, तो ये आपने एक मेगा एडवर्टाइजमेंट करवाया है जो जिसका फायदा आपको सालों तक मिलेगा। तो इस तरह के खर्चे हम एक बार में अपनी बैलेंस शीट में शो नहीं करेंगे, इसको धीरे धीरे करके हम शो करेंगे। तो ये हमारा ऑप्शन 2 राइट है। अब और भी ऑप्शंस को समझ लेते हैं जिससे आप इजिली और क्लियर हो पाए। देखिए लीगल एक्सपेंसेस जो हैं ये हमारे रेवेन्यू नेचर के होते हैं, क्योंकि जो हमने कोई भी लैंड परचेज की है तो उसमें ये जो एक्सपेंसेस हैं बहुत ज़्यादा अमाउंट के नहीं होते हैं, और इस तरह के जो खर्चे होते हैं वो हमारे कभी कभी होते हैं और उनका फायदा हमें बहुत आगे तक नहीं मिलता है। ऊपर से यहाँ पे ऑप्शन थर्ड देख लेते हैं, एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन इंस्टॉलेशन ऑफ अ न्यू मशीन। अब ये जो खर्चा है बहुत ही स्मॉल अमाउंट का खर्चा है जो कि हम मशीन में ही इसको ऐड करके दिखा देते हैं, ठीक है। वहीं वेजेस है, ये भी हमारा वेजेस जो है हम इसको एडिशनल रूम जो हमने बनाया है उसमें ऐड करके दिखाएंगे, इस तरह का खर्चा भी ये हमारा जो अमाउंट होता है वो कम अमाउंट में किया गया होता है। लेकिन अगर हम देखें तो इन सब के कंपैरिजन में ये जो हमारा खर्चा है बहुत ही हाई अमाउंट इस पर खर्च किया गया है, इसलिए हमारा ऑप्शन 2 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आइए, अब यहाँ पर है डेटर्स हमारे 30,000 रुपए के हैं, और ये जो डेटर्स हैं वो बिफोर बैड डेट ऑफ रुपीज 1,000 एंड प्रोविजंस ऑफ बैड डेट्स एट 5,000 है। अब आपने एक प्रोविजन बनाया है डेटर्स को डिस्काउंट करने के लिए 2% का, तो बताइए वो कितना होगा। 600, 575, 571, 591, 51, बताइए। देखिए यहाँ पर आपके डेटर्स 30,000 के हैं, बैड डेट 1,000 के हैं, प्रोविजन आप 5% बना के चल रहे हैं बैड डेट का, और उसके साथ ही साथ 2% आपने उसको डिस्काउंट भी किया है डेटर पर। सॉल्व करें, किसी का आंसर निकल के आया। देखिए डेटर्स हमारे कितने हैं, 30,000 के, ठीक है। बेड डेट हमारा कितना है, 1,000 का, तो इसमें से 1,000 हम माइनस कर देंगे, बचा कितना हमारे पास, 29,000। अब यहाँ पे 5% प्रोविजन है, तो ये हम 5% प्रोविजन 29,000 पे निकालेंगे। तो ये कैसे निकालेंगे, 29,000 मल्टीप्लाई 5 डिवाइडेड बाय 100, तो ये हमारा निकल कर आ जाएगा 0,541, 1450।
अब 1450 इसको हम इसमें से माइनस कर देंगे, तो ये हमारा निकल कर आ जाएगा 27,550। अब 27,550 हमारे टोटल डेटर्स हो गए। अब इस पर भी हमने क्या करा है, 2% का हमने डिस्काउंट दिया है। तो यहाँ पे जो 27,550 निकल कर आए हैं, 27,550, इसका हम अब 2% निकालेंगे, तो ये निकल कर आ जाएगा 2,1,5 और ये 5,591। तो यहाँ पर आंसर जो होगा वो होगा हमारा 551, यानी कि ऑप्शन डी। देखिए ऑप्शन डी में है 551, 591 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। सबसे पहले हमने क्या किया, देनदार जो थे यानी डेटर्स 30,000 के थे, जिसमें बैड डेट 1,000 के थे, जो कि हमें पैसा अब नहीं देंगे, वो हमने माइनस कर दिए, 29,000 हमारा निकल कर आ गया। अब उस 29,000 में से हमने प्रोविजन 5% बना के चला है, तो वो हमारा कितना निकल कर आया, 1450। तो 2950 में से 1450 हम निकालेंगे, तो ये हमारा टोटल निकल कर आ गया 27,550। अब यहाँ पर हमने जो 27,550 लोग हैं का अमाउंट हमें मिलेगा, उसमें से भी हमने 2% उनको डिस्काउंट दे दिया, जो यानी कि 551, और जो कि हमारा ये निकल कर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, द डेप्रिसिएशन ऑफ फिक्स असेट्स इज कंप्यूटेड ऑन देयर। अब जो फिक्स असेट्स है उस पर डेप्रिसिएशन कंप्यूट कैसे की जाएगी, उसकी बुक वैल्यू पे, मार्केट वैल्यू, रिलाइजेबल वैल्यू या फिर स्क्रैप वैल्यू, बताइए क्या होगा आंसर। देखिए जब भी हम फिक्स असेट्स का डेप्रिसिएशन निकालते हैं, तो ये हम कैलकुलेट करते हैं उसकी बुक वैल्यू पे, यानी कि जिस पर हमने उस जो भी उस बुक हमने प्रिपेयर किया उसमें उसका अमाउंट मेंशन है, या जितने रुपए में हमने उसको परचेस किया है उस पर ही उसको हम निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए हमारा बुक वैल्यू राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, द बैड डेट that have been written off if recovered subsequently then they are credited to। कोई भी बैड डेट था जो कि इसको हमने राइट ऑफ कर दिया, लेकिन बाद में वो हमें क्या है, मिल गए, यानी कि वो अमाउंट हमें मिल गया, तो अब हम उसको क्रेडिट कैसे करेंगे, किस अकाउंट से क्रेडिट करेंगे, देनदार, सेल्स अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट या फिर P&L अकाउंट। देखिए ये तो हमारे लिए इनकम है, हमने उसको राइट ऑफ कर दिया था, अब हमें ये अमाउंट मिला है, तो हमारे लिए क्या है, ये इनकम है। इनकम कहाँ जाती है, P&L अकाउंट में, तो P&L अकाउंट हमारा यहाँ पे क्रेडिट हो जाएगा। क्लियर है। आइए नेक्स्ट देखिए, इट इज गिवन इन एडजस्टमेंट दैट ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर द ट्रेडर डिस्ट्रीब्यूटेड गुड्स वर्थ ₹5,000 एज फ्री सैंपल्स while preparing final account this will be shown in, बताइए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट एंड बैलेंस शीट, ट्रेडिंग अकाउंट या फिर बैलेंस शीट। क्या होगा बताइए। 5,000 एज अ फ्री सैंपल दिया गया है, तो सबसे पहले तो देखिए ये हमारा ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाया जाएगा। ठीक है, क्योंकि इससे हमारा ट्रेडिंग अकाउंट अफेक्ट हुआ है। उसके बाद हम इसको P&L अकाउंट में दिखाएंगे, क्योंकि ये हमारे लिए खर्चा है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, बोथ ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट। नेक्स्ट आइए, अमाउंट सेट असाइड टू मीट लॉसेस ड्यू टू बैड डेट्स। अब कोई भी अमाउंट हम उसको अलग निकाल के रख रहे हैं, कि जिससे कि अगर हमारा आगे जाके कोई भी लॉस होता है बैड डेट की वजह से, तो हम उससे उस लॉस को कवर कर पाए, तो उसको क्या बोलते हैं, रिजर्व, प्रोविजन, लायबिलिटी या फिर नन ऑफ दीज। अभी हमने ये डिस्कस भी किया था एक न्यूमेरिकल, उसमें भी एक ये टर्म आया था, तो आप इजीली बता सकते हैं। देखिए यहाँ पे जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, प्रोविजन। प्रोविजन जो होता है वो नॉन लाइबिलिटी के लिए होता है, और रिजर्व जो होता है अननोन लाइबिलिटी के लिए। अब यहाँ पे लाइबिलिटी तो हमें नोन है कि ये बैड डेट होगा,
लेकिन हमें अमाउंट नहीं पता। तो यहाँ पे एक सर्टेन अमाउंट प्रोविजन बना के रख दिया जाता है कि आगे जाके इस तरह का कोई भी खर्चा होगा या कोई भी लॉस होगा तो हम उस लॉस को मीट आउट कर पाएं, जिससे कि हमारे बैलेंस शीट पे इसका असर ना पड़े। तो हम पहले से ही एक प्रोविजन बना के चलते हैं। तो ऑप्शन 2 यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेट प्रॉफिट बिफोर फॉलोइंग एडजस्टमेंट इज ₹3,60,000, आउटस्टैंडिंग सैलरी इज 20,000, प्रीपेड इंश्योरेंस इज 26,000, आफ्टर एडजस्टमेंट नेट प्रॉफिट हमें बताना है। नेट प्रॉफिट 3,60,000 का है, लेकिन हमने ये एडजस्टमेंट नहीं की है। तो अब बताइए इन एडजस्टमेंट को करने के बाद कितना प्रॉफिट होगा हमारा। बहुत ही सिंपल है, बताइए। देखो, एडजस्टमेंट से पहले हमारा जो प्रॉफिट है वो कितना है, 3,60,000। अब इसमें क्या दे रखा है, आउटस्टैंडिंग सैलरी। आउटस्टैंडिंग सैलरी क्या होती है, माइनस होगी। आपने आउटस्टैंडिंग सैलरी माइनस करी, यानी कि 20,000 आपने माइनस करे, बचे कितने, 3,40,000। अब उसके बाद है प्रीपेड इंश्योरेंस। प्रीपेड इंश्योरेंस 26,000 का है। ये आपको क्या करना पड़ेगा, ये आपको ऐड करना पड़ेगा। ऐड करा आपने इसको, ये कितना का था, 26,000 का। तो ये हो गया आपका 3,66,000। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है। क्लियर है। देखिए, अब आपको यहाँ पे एक एडजस्टमेंट एंट्री बतानी है, प्रीपेड एक्सपेंसेस को बतानी है क्या होगी। असेट्स एंड एक्सपेंसेस, असेट्स एंड इनकम, लायबिलिटीज एंड एक्सपेंसेस, या फिर लायबिलिटीज एंड असेट्स। प्रीपेड एक्सपेंसेस को बताइए क्या इफेक्ट करेगा। देखिए, कोई भी एक्सपेंस हमने प्रीपेड किया है, अगर हमने कोई भी अमाउंट पहले से ही दे दिया है, तो वो जो पर्टिकुलर एक्सपेंस है वो हमारा अफेक्ट हुआ। साथ ही साथ हमारे पास हमने उसको पे किया, या तो हमने उसको पे कैश से किया होगा या फिर हमने उसको बैंक से किया होगा। तो हम उसको किसी से भी पे करें, अफेक्ट तो यहाँ पे हमारी असेट्स हुई हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन 1 राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमने उसको पे किया है तो असेट्स हमारी अफेक्ट हुई, साथ ही साथ जो भी कंसर्न हमारा एक्सपेंस है वो अफेक्ट हुआ। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन 1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इंडिकेट द आइटम डेट अपीयर्स इन द सरप्लस अकाउंट। अब आपको बताना है उस आइटम को इंडिकेट करना है जो कि हमारे सरप्लस अकाउंट में दिखाया जाता है। प्रपोज डिविडेंड, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड, या फिर नन ऑफ दीज। बताइए क्या होगा आंसर। देखिए, जब भी हम सरप्लस अकाउंट शो करते हैं तो वहां पर हम ऑलवेज प्रपोज डिविडेंड को शो करते हैं या फिर उसमें दिखाते हैं। और ये जो हमारा प्रपोज डिविडेंड होता है ये हमारा लाइबिलिटी साइड दिखाया जाता है अंडर द हेड रिजर्व एंड सरप्लस ऑफ बैलेंस शीट। ठीक है, तो ऑप्शन 1 यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ये हमारा सरप्लस अकाउंट होता है। नेक्स्ट देखिए, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट इज शोन ऑन द लायबिलिटी साइड इन द बैलेंस शीट अंडर द हेडिंग। जो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट है वो कहाँ दिखाया जाएगा, लायबिलिटी साइड में। देखिए, यहाँ तो क्लियर हो गया कि लायबिलिटी साइड है बैलेंस शीट की। अब आपको हेड बताना है, रिजर्व एंड सरप्लस, करंट लायबिलिटीज एंड प्रोविजन, शेयर कैपिटल, या फिर ऑल ऑफ दीज। क्या होगा, देखिए एलिमिनेशन मेथड से करिए ये वाला क्वेश्चन। सिक्योरिटी प्रीमियम है, शेयर कैपिटल में तो कभी नहीं आएगा। शेयर कैपिटल में आते हैं शूड कैपिटल, ऑथराइज्ड कैपिटल, पेड अप कैपिटल, कॉल्ड अप कैपिटल, ये। ठीक है, अब आप बताइए, सिक्योरिटी प्रीमियम हमारे लिए एक असेट का काम कर रहा है। ठीक है,
तो ये करंट लायबिलिटी और प्रोविजन में तो बिल्कुल नहीं आएगा, ये जाएगा हमारे रिजर्व्स एंड सरप्लस में, क्योंकि एक सरप्लस अमाउंट है ये हमारा, जो कि आगे हम फर्दर इसको अपने कोई भी डिविडेंड पे करना है या फिर हमें कोई भी एक्सपेंस हम यहाँ से इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट शो किया जाता है रिजर्व एंड सरप्लस हेड में। अब रिजर्व एंड सरप्लस हेड में कुछ चीजें और हैं जो कि इंक्लूड की जाती हैं, वो अगर आप नोट करना चाहते हैं तो आप नोट कर लीजिए। सबसे पहले आता है यहाँ पे स्टैट्यूटरी रिजर्व, इसके अंदर हम कैपिटल रिजर्व को भी इंक्लूड करते हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व आता है, रिजर्व्स और अदर रिजर्व्स आते हैं, सॉरी रेवेन्यू एंड अदर रिजर्व्स आते हैं, और साथ ही साथ जो भी हमारा पीएनएल अकाउंट का प्रॉफिट बैलेंस है, यानी कि पीएनएल अकाउंट का अगर कोई प्रॉफिट बैलेंस होगा तो वो भी इसके अंदर इंक्लूड किया जाएगा। ठीक है, और अगर लॉस बैलेंस होगा पीएनएल अकाउंट का तो शेयर कैपिटल से उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आइए, द अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शुड बी। अब अनफेवरेबल बैलेंस है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, तो वो कहाँ जाएगा, लाइबिलिटी में ऐड होगा, सब्ट्रैक्टेड होगा असेट से, सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम कैपिटल, या फिर नन ऑफ दिस। अभी अभी मैंने बताया, इजीली बता सकते हैं आप इसका आंसर। अगर मुझे पता होता कि नेक्स्ट ये क्वेश्चन है तो मैं उस चीज को वहां डिस्कस ना करती। देखिए, ज्यादा टाइम लेना का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मैंने एक तरह से आंसर बता ही दिया है, वो कैपिटल से सब्ट्रैक्ट किया जाता है लाइब और क्योंकि ये अनफेवरेबल बैलेंस का मतलब ही यहाँ पर ये है कि वहाँ पे लॉस हुआ है और प्लस हुआ है, तो वो हमारा रिजर्व एंड सरप्लस हेड में होगा, यानी कि प्रॉफिट लॉस हमारा सब्ट्रैक्ट कर दिया जाएगा कैपिटल से। नेक्स्ट आइए, गुड वर्थ ₹5,000 हैव बीन टेकन बाय द प्रोप्राइटर फॉर हिज पर्सनल यूज। कोई भी गुड है जो कि 5,000 का है, जो कि प्रोप्राइटर ने पर्सनल यूज के लिए किया है, फॉर विच नो एंट्री हैज बीन पास्ड इन द बुक्स, दिस इज एन, बताइए कौन सा एरर है, एरर ऑफ कॉम्पनसेशन, एरर ऑफ प्रिंसिपल, एरर ऑफ कमीशन, या फिर एरर ऑफ ओमिशन। देखिए, साफ साफ एरर ऑफ ओमिशन का आंसर है, क्योंकि यहाँ पे तो वो एंट्री वो उसने की ही नहीं है, यानी कि वो उस एंट्री को करना ही भूल गया, तो ये क्या हो गया, ओमिट हो गई वो एंट्री, तो ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस हैं कंपनी के, वो हम फाइनल अकाउंट में कहाँ शो करते हैं, असेट साइड ऑफ बैलेंस शीट, लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट, डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, या फिर क्रेडिट साइड ऑफ पी&एल अकाउंट। देखिए, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस की बात की जा रही है। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस होते हैं जो कि कंपनी के स्टार्टिंग में खर्च होते हैं, कंपनी को जब हम बनाते हैं उस समय खर्च होते हैं, और ये अमाउंट इनका ज़्यादा होता है, इसलिए इनको धीरे धीरे करके राइट ऑफ किया जाता है, क्योंकि एक साथ अगर वो सारा अमाउंट राइट ऑफ करेंगे तो जो हमारे जिस भी साल हम इसको राइट ऑफ करेंगे, यानी कि स्टार्टिंग की बैलेंस शीट में, तो वहाँ पर नेगेटिव बैलेंस दिखाएगी, नेगेटिव अमाउंट शो करेगी, जिससे कि हमारी कंपनी के लिए एक ही नेगेटिव पोजीशन हो जाती है कि इस कंपनी की बैलेंस शीट तो बहुत खराब है, तो इसलिए इसको धीरे धीरे करके राइट ऑफ किया जाता है। तो यहाँ पर इसका आंसर देखिए, लाइबिलिटी साइड नहीं, डेबिट और पी&एल अकाउंट में तो बिल्कुल ये शो नहीं किया जाता है, ये शो किया जाएगी असेट साइड में, असेट साइड की बैलेंस शीट में जाएगी ये, और इसको धीरे धीरे करके ओवर द पीरियड हम इसको राइट ऑफ करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं जो कि इस हेड में शो किए जाते हैं, जैसे प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, इश्यू ऑफ शेयर पे डिस्काउंट दिया, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर, एक्सपेंसेस ऑन इश्यू ऑफ शेयर एंड डिवेंचर, डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, नेक्स्ट आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करंट अकाउंट। करंट असेट कौन सी नहीं है, बैंक ओवरड्राफ्ट, क्लोजिंग स्टॉक, डेटर, या बिल्स पेएबल। साफ साफ दिख रहा है बैंक ओवरड्राफ्ट, क्योंकि ये हमारी लाइबिलिटी है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ये। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चंस। आई होप यहाँ पे वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो तो जरूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।